नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 5वां अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें अजीव तत्वों के बारे में हमने जाना। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें प्रदेशों की संख्या कैसी है, कैसे ये निवास करते हैं, कहाँ इनका निवास होता है, इनका क्या कार्य होता है, ये सब जानने के बाद में हमने पुद्गल के बारे में विशेष चर्चा समझी थी। पुद्गल के 2 भेद होते हैं, अणु और स्कंद। उनकी उत्पत्ति कैसे होती है वो भी हमने पिछली कक्षा में समझा था। आइए पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा उसका एक बार हम रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सूत्र क्रमांक 26 निकाल लीजिए, जिसमें स्कंधों की उत्पत्ति के बारे में कथन किया गया है। पुद्गल के 2 भेद होते हैं, अणु और स्कंध। स्कंद कैसे बनते हैं तो बता रहे हैं, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद संघात और भेद संघात से स्कंधों की उत्पत्ति होती है। भेद मतलब टुकड़े होना, संघात माने मिलना, और भेद संघात माने टुकड़े होकर के मिलना। इस तरह से 3 प्रकरणों से या 3 प्रकार के विकल्पों से स्कंधों की उत्पत्ति होती है। इसका पूरा विशेष उदाहरण के साथ में हमने पिछली कक्षा में समझ लिया था। अणु कैसे बनते हैं? भेदादणु। भेदात अणु, भेद से बार बार जितने भेद करते जाएंगे तो अंतिम जो बचेगा, जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, जिसका कोई दूसरा भेद नहीं हो सके, उसे अणु कहते हैं। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। ऐसे भी स्कंद होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वे स्कंद भी हमें दिखाई देने लगते हैं। कब? भेद संघाताभ्याम, भेद और संघात। द्विवचन का प्रयोग किया है, मतलब भेद होकर के संघात होना। जैसे हमने उदाहरण समझा था, किसी टेबल पे या दर्पण पे धूल मिट्टी लगी हुई है, हमको ऐसे देख रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हमने उस अंगुली से उसको समेट करके और एक जगह इकट्ठा कर दिया तो भेद भी हुआ और वहाँ इकट्ठे हो गए, मिल गए, तो वो संघात भी हुआ। ये हो गया भेद संघात। इससे स्कंधों की उत्पत्ति, चाक्षुष स्कंधों की उत्पत्ति हुआ करती है। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्। द्रव्य का लक्षण सत है। सत किसे कहते हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाया जाए। यह जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होता है, सहित होता है, उसका नाम है सत। नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद है, पूर्व पर्याय का विनाश होना व्यय है, और दोनों में स्थिर बने रहना, जिसके लिए अगली परिभाषा दे रहे हैं, तद्भाव अव्ययम नित्यम। तद्भाव अव्ययम, वस्तु का जो पना है, वस्तु का जो स्वभाव है, उसका अव्ययम, विनाश नहीं होना, यथावत तद्रूप बने रहना, उसका नाम है द्रव्य। हम ऐसा इसको समझ सकते हैं, पर्याय का उत्पाद और व्यय प्रति समय चलता है, लेकिन जो द्रव्य होता है वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है,
द्रव्य न तो उत्पन्न होता है न विनष्ट होता है, जिस रूप में है वो हमेशा उसी रूप में रहता है। उदाहरण जैसे हम यहाँ से मरण को प्राप्त होकर के देव पर्याय में गए, सिद्ध पर्याय में कोई जीव गए, आत्मा तो वहां भी, आत्मा यहाँ भी थी। आत्मा रूप जो द्रव्य है, आत्मा का द्रव्य रूप स्वभाव है, ध्रुव है, वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। पूर्व पर्याय का विनाश हो गया तो वह व्यय कहलाया, और अगली पर्याय का या नवीन पर्याय की उत्पत्ति हो गई तो वह उत्पाद कहलाया। ये प्रत्येक द्रव्य में चलता है, चाहे वो शुद्ध द्रव्य हो चाहे अशुद्ध द्रव्य हो। दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। पर्याय रूप कथन करेंगे तो विनाशिक बोलेंगे, द्रव्य रूप कथन करेंगे तो अविनाशिक बोलेंगे। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो भी कार्य की सिद्धि कैसे होती है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, अर्पिता नर्पित सिद्धे हैं। मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से वस्तु की सिद्धि होती है। जब कभी भी किसी भी विषय को कहा जाता है तो उसमें प्रधानता किसकी है, मुख्यता किसकी है, और अन्य जो शेष है वो उस समय गौण हो जाते हैं। वही दृष्टि यहाँ पर रख करके अपन को आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तक हमारा वर्णन हो गया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की इस कक्षा में अब एक हम विशेष प्रकरण पढ़ेंगे, विशेष विषय पढ़ेंगे। इसमें हम जो पुद्गलों का वर्णन पढ़ रहे हैं, अणुओं का, स्कंधों का वर्णन पढ़ रहे हैं। अभी अपन ने सामान्य रूप से समझा था कि परस्पर में दो या दो से अधिक अणुओं के मिलने पर स्कंध बनता है। अब कहने में सामान्य रूप से स्कंध की परिभाषा तो ये आ गई, लेकिन वास्तव में परमाणुओं का आपस में बंध का नियम क्या है, किस कंडीशन पे वो आपस में बंध को प्राप्त होते हैं, आपस में एक दूसरे में मिलते हैं, और मिलने के बाद में कौन किस में परिणमित होता है, कौन किस में होता है। संसार में ये जो व्यवस्था अनादिकालीन है या अकृत्रिम है, अणु अपने आप हो जाते हैं या वे सब अणु मिलकर के अपने आप स्कंद बन जाते हैं, तो ये बंध की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर 5 सूत्र लिखे हैं। आइए आज हम उसी बंध की प्रक्रिया के नियमों को समझते हैं कि उन परमाणुओं का आपस में बंध कैसे होता है। देखिए सूत्र क्रमांक 33 निकाल लीजिए। बोलिए, स्निग्ध स्निग्ध रुक्षत्वाद, रुक्षत्वाद बंध है, बंध है, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है। बोलिए, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है। सबसे पहले तो बंध का नियम यहाँ बता रहे हैं, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है। स्निग्ध और रुक्ष होने से बंध है, अर्थात बंध होता है। बंध होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या बता रहे हैं? स्निग्ध रुक्षत्वाद, स्निग्ध और रुक्ष होने से। ये क्या है? पुद्गल में 8 स्पर्श के गुण पढ़े थे हमने, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। ये जो रूखा चिकना है इसको संस्कृत में कहते हैं स्निग्ध और रुक्ष। रुक्ष मतलब रूखा और स्निग्ध मतलब चिकना, ठीक है। अब यहाँ पर आपस में जो परमाणु बंधते हैं उसमें क्या गुण होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है। स्निग्ध और रुक्ष होने से ही बंध है, मतलब बंध होगा। अगर आप अन्य और गुण कहें, शीत उष्ण कह दें या फिर कड़ा नरम कह दें, उसके कारण से बंध नहीं होता। बंध परमाणुओं का आपस में जो मिलना होता है, वो जो मिलकर के स्कंद बनते हैं, उसमें क्या कारण है? उन परमाणुओं में जो स्निग्ध गुण हैं अथवा उन परमाणुओं में जो रुक्ष गुण हैं, उसके कारण से उनका आपस में बंध होता है, ठीक है। हमने जब आपको निवेदन किया था अणु के बारे में, अणु में भी 5 स्पर्श पाए, 5 गुण पाए जाते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक है। उसमें से 2 तो हो गए स्पर्श के गुण और 3 हो गए अन्य जो है। तो जो 5 गुण है उसमें स्पर्श के जो 2 हैं उसमें स्निग्ध रुक्ष में से कोई एक होगा और शीत और उष्ण में से कोई एक होगा। बाकी का 4 का यहाँ अणु में कथन नहीं किया जाता। अब कोई भी अणु है, कोई भी परमाणु है, या तो वो स्निग्ध गुण वाला होगा
या रुक्ष गुण वाला होगा। ठीक है, तो जब अगर वो स्निग्ध गुण वाला है तो भी उसका बंध हो जाएगा और रुक्ष गुण वाला है तो भी उसका बंध हो जाएगा। शर्त यही है कि बंध की जो प्रक्रिया है उसमें कारण स्निग्ध और रुक्ष है। ठीक है, ये तो हुआ परमाणुओं के आपस में बंध की बात। एक विशेष बात जो इससे संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी कर्म सिद्धांत में या लोक प्रचलन में उसका कथन किया जाता है। स्निग्ध का मतलब होता है राग और रुक्ष का मतलब होता है द्वेष। स्निग्ध का मतलब होता है राग और रुक्ष का मतलब होता है द्वेष। महाधवलाकार आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज लिखते हैं स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है। इसका अर्थ ये भी समझना चाहिए कि राग और द्वेष के कारण से कर्मों का बंध होता है। कर्म बंध में सबसे महत्वपूर्ण निमित्त अगर कोई है तो वो है हमारा राग द्वेष, और कुछ नहीं है। जितने भी अध्यात्म ग्रंथ हम पढ़ेंगे, समय सार जी, नियम सार जी, आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने समय सार में उदाहरण दिया। जैसे कोई पहलवान अपने शरीर के ऊपर तेल मर्दन करके, तेल लगा करके और अखाड़े में यदि कबड्डी खेलता है, मल्ल युद्ध करता है, तो क्या उसके शरीर पर धूल मिट्टी नहीं चिपकेगी? चिपकेगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने शरीर पर चिकनाई से युक्त पदार्थ तेल लगा रखा। ऐसे ही उन्होंने आगे उदाहरण दिया, और अगर वो धूल में, अगर वो चिकनाई से युक्त पदार्थ तेल आदि नहीं लगाएगा तो नहीं चिपकेगी धूल मिट्टी। ऐसे ही जीव राग करके, द्वेष करके और निरंतर कर्मों का बंध करता रहता है। वो तो एक उदाहरण मात्र है कि वहां धूल मिट्टी नहीं लगाएगा तो कर्म बंध नहीं होगा, लेकिन यहाँ ये मत समझना कि द्वेष करेगा तो भी कर्म बंध नहीं होगा। राग और द्वेष पूरे शास्त्रों में, अनेक ग्रंथों में सब यही बातें कही गई। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मण अज्ञानात् सुचिरम जीवः संसाराब्धौ प्रमथ्य सो। राग और द्वेष ये दो ऐसे कारण हैं जिसके कारण से कर्मबंध होता है, और उसी बात को अपन को समझते हुए अपने जीवन के अपन को राग द्वेष भी कम करना चाहिए। तो ये बात तो थोड़ी सी अलग थी, लेकिन चूंकि परमाणुओं के परस्पर में बंध की व्यवस्था के बारे में अपन समझ रहे नियम, तो उसमें सबसे पहला नियम अपन ने समझा स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध है। स्निग्ध और रुक्ष होने से आपस में कर्मों का बंध होता है। आगे अब अगली कंडीशन बता रहे हैं कि किन में आपस में बंध नहीं होता है, क्या नियम, देखिए जरा। न, बोलिए, न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम। न मतलब नहीं होता है, जघन्य गुणानाम जघन्य गुण वालों का बंध। पिछले सूत्र में हमने बंध की व्यवस्था के बारे में समझा था, उसी बात को यहाँ पर समझ करके, और सामान्य अर्थ तो होगा जघन्य गुण वालों का नहीं होता। क्या नहीं होता? बंध नहीं होता, क्योंकि हम बंध का प्रकरण पढ़ रहे हैं। तो जो जघन्य गुण वाले हैं, अब ये जघन्य गुण क्या होते हैं, ज्यादा गुण क्या होते हैं, अधिक गुण क्या होते हैं, समझिए जरा। किसी भी परमाणु में जो शक्त्यंश पाए जाते हैं, जो उसके शक्ति रूप अंश पाए जाते हैं, उनका नाम है गुण। किसी में 2 गुण पाए जाते हैं, किसी में 4, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 1, किसी में 3। जो अविभाज्य प्रतिच्छेद जिनको हम कहते हैं, जो परमाणु है जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसमें जो शक्त्यंश है उनका नाम होता है गुण। आचार्य महाराज यहाँ पर बंध की प्रक्रिया के नियमों में कह रहे हैं जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। अब ये जघन्य गुण क्या होता है? तो टीकाकार सभी आचार्य महाराज इस विषय में लिखते हैं एक गुण का नाम जघन्य गुण होता है। क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे द्वैधादि गुण, द्वैधिकादि गुणानाम तु, 2 अधिक गुण होने पर बंद हो जाता है, तो उस स्थिति में उनका आपस में बंद हो जाएगा। लेकिन न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। इसका मतलब जिन परमाणुओं के शक्त्यंश एक ही अंश, एक ही गुण वाले हैं, उनका बंध नहीं होता है।
जघन्य गुण से यहाँ तात्पर्य है एक गुण अपन को ग्रहण करना, क्योंकि दो होने पर तो फिर आगे वो अधिक में आ जाएगा। इसलिए न जघन्य गुणानाम, अर्थात जघन्य गुण वालों का आपस में बंध नहीं होता है। और क्या नियम है इस बंध के? गुण साम्ये सदृशानाम। बोलिए, गुण साम्ये सदृशानाम। गुण साम्ये सदृशानाम। गुण साम्ये, गुणों में समानता होने पर, सदृशानाम, और एक जैसे होने पर भी न बंध नहीं होता है। आपने ये कहां से लगा लिया बंध नहीं होता है? पिछले सूत्र से लगाया। पिछले सूत्र में निषेधात्मक सूत्र था ना, वो नहीं होता है। बंध कब नहीं होता है? जघन्य गुण वालों का नहीं होता। तो जघन्य गुण वालों का नहीं होता तो क्या अन्य और कोई भी है जिनमें ऐसी कोई कंडीशन है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं हाँ, गुण साम्ये, गुणों में समानता होने पर, सदृशाना, और एक सदृश, एक जैसे, एक सरीखे होने पर, न कर्मों का, इनमें परमाणुओं का आपस में बंध नहीं होता है। क्या मतलब हुआ? गुण साम्य, गुणों में समानता होने पर। कहने का तात्पर्य ये है, यदि दो और दो गुण वाले परमाणु हैं तो उनका आपस में बंध नहीं होगा। 3 और 3 वाले हैं, 5 और 5 वाले हैं, 6 और 6 वाले हैं, 4 और 4 वाले हैं, 10 और 10 वाले हैं। साम्य गुण, गुणों में समानता होने पर आपस में बंध नहीं होता है। और अगला सदृशानाम, यदि वे सदृश हैं तो भी आपस में बंध नहीं होगा। अगर 10 और 10 परमाणु स्निग्ध स्निग्ध वाले हैं तो आपस में बंध नहीं होगा, ठीक है ना? 10 परमाणु नहीं, परमाणु के 10 गुण, शक्त्यांश जिसकी अपन बात कर रहे हैं। विषय थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा जटिल बने, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करें। हम जो विषय पढ़ रहे हैं ये परमाणुओं के आपस में बंध की प्रक्रिया समझ रहे हैं। परमाणुओं का आपस में बंध कैसे होता है ये विषय अपन समझ रहे हैं, ठीक है? समझिए फिर से। गुण साम्य, गुणों में समानता होने पर, अगर 5 और 5 गुण वाले यदि कोई दो परमाणु हैं तो आपस में बंध नहीं होगा। अगर वे 5 और 5 परमाणु सदृश हैं, एक सरीखे हैं, स्निग्ध स्निग्ध है, तो भी बंध नहीं होगा। रुक्ष रुक्ष है तो भी बंध नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए दोनों कंडीशन यहाँ पर आचार्य महाराज ने बता दी। गुण साम्य सदृशाना, गुणों में समानता होने पर और सदृश होने पर, एक जैसे होने पर, उन परमाणुओं का आपस में बंध नहीं होता है। अब 3 सूत्र कंडीशन के बताने के बाद में अगली चौथी कंडीशन बता रहे हैं, फिर बंध कब होता है? आचार्य महाराज कह रहे हैं द्वैधिकादि गुणानाम तु। बोलिए, द्वैधिकादि गुणानाम तु, द्वैधिकादि गुणानाम तु। चलिए संधि विच्छेद करेंगे। द्वि अधिक आदि गुणानाम तु। द्वि अधिक आदि, द्वि मतलब दो, अधिक माने अधिक, आदि मतलब आदि। अब तू मतलब परंतु, दो अधिक गुण होने पर बंद हो जाएगा। पिछले सूत्र में तो हम पढ़ रहे थे कि यदि जघन्य गुण हैं, एक ही शक्त्यांश है तो बंद नहीं होगा। यदि वे एक सरीखे हैं और गुणों में समानता है तो भी बंद नहीं होगा। तो फिर बंद कैसे होगा? द्वैधिकादि गुणानाम, दो अधिक गुण होना चाहिए। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे अपन ने कागज को लिया, 2 कागज लिए, उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि अपन बात तो कर रहे हैं अणुओं की, और उदाहरण हम आपको दे रहे हैं स्कंद का, क्योंकि उदाहरण अणुओं का तो दिया नहीं जा सकता, वो अपन को दिखते ही नहीं है। तो सिद्धांत को हमें उसी रूप में समझना है। केवल एक मात्र उदाहरण की दृष्टि से हम स्कंद के उदाहरण को समझते हैं
जैसे एक कागज पे हमने पानी लगाया और दूसरी कागज को उसके ऊपर चिपका दिया, तो क्या कागज पानी से चिपक जाएगा? नहीं चिपकेगा। तो हम कहेंगे गुण साम्य सदृशानाम, गुणों में समानता होने पर आपस में बंध नहीं होता। लेकिन यदि हम उसको कोई गोंद लगा दे, फेविकोल लगा दे, फेविक्विक लगा दे, कुछ भी लगा दें, तो उससे क्या वो आपस में बंध को प्राप्त हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ऐसे ही अणुओं में बंध की प्रक्रिया है। 2 अधिक गुण होने चाहिए। 3 गुण वालों का 5 गुण वाले के साथ में बंध हो जाएगा। 4 गुण वाले का 2 गुण वाले के साथ में या 6 गुण वाले के साथ में बंद हो जाएगा। कंडीशन सिर्फ एक ही है, 2 गुण अधिक होने चाहिए। 2 गुण अधिक होंगे तब तो बंद हो जाएगा, अन्यथा परमाणुओं का आपस में बंध नहीं होगा। वे परमाणु स्वतंत्र रूप से अपने आप में विचरण करेंगे। हाँ, फिर कंडीशन में ये नहीं होगा कि वे स्निग्ध के रुक्ष हैं। फिर स्निग्ध का भी बंद हो जाएगा, रुक्ष का भी बंद हो जाएगा, स्निग्ध रुक्ष का भी हो जाएगा और रुक्ष स्निग्ध का भी बंद हो जाएगा। कंडीशन 2 गुण अधिक होने चाहिए। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे 2 गुण वाला यदि कोई रुक्ष परमाणु है तो 4 गुण वाले स्निग्ध परमाणु के साथ उसका बंद हो जाएगा, अथवा 4 गुण वाले रुक्ष परमाणु के साथ उसका बंद हो जाएगा। 5 गुण वाला यदि कोई स्निग्ध परमाणु है तो 7 गुण वाले अथवा 3 गुण वाले, स्निग्ध हो चाहे रुक्ष हो, उन परमाणु के साथ में उसका बंध हो जाएगा। वहां पर फिर गुण साम्य सदृशानाम वाला कंडीशन नहीं लगती कि गुणों में समानता, एक जैसे होने पर बंध नहीं होता। एक जैसे होना और गुणों में समानता है, 5-5 हो, 5 ही शक्त्यंश इधर है और 5 ही शक्त्यंश इधर है और एक जैसे हैं तो बंध नहीं होगा। लेकिन यदि वे इनमें 2 गुण आगे हैं, 2 गुण अधिक हैं, तो उनमें आपस में परस्पर बंध हो जाता है। द्वि अधिकादि गुणानाम तु, 2 गुण अधिक होने पर उन परमाणुओं का आपस में बंध, कितने भी लगा लीजिए, दुनिया में जितने भी परमाणु मिलकर के स्कंद बनते हैं, क्योंकि ये तो अकृत्रिम है, वे तभी हो पाएंगे जब वहां पर कंडीशन ये लगी। उदाहरण और बहुत सारे हैं, आप लोग माताएं बहनें यहाँ पर भी कक्षा पढ़ रहे हैं, आप लोग भोजन बनाते हैं तो जब आटा आप गूंथते हैं तब वहाँ ये उदाहरण लगा सकते हैं। आपने अगर कम पानी डाला तो भी वहाँ पर वो लोई नहीं बन पाएगी, अधिक पानी डाल दिया तो भी एक कंडीशन होती है। तो 2 गुण अधिक होंगे तो ही वो आपस में बन पाएंगे। जैसे आप लोग भोजन आदि बनाते हो तो चाशनी देखते हो ना, 1 तार की 2 तार की, इतने तार की होगी तो ही वो चीज बन पाएगी, नहीं तो नहीं। तो ये सब नियम है परमाणुओं के आपस में बंध के। इतने 2 ही गुण अधिक होने चाहिए, चाहे वो 10-12 लगा लीजिए, चाहे 15-17, चाहे 20-22, कहीं से भी लगा लीजिए, लेकिन 2 गुण वहां पर कंडीशन रूप में अपन को समझना है। अब इसके बाद में बंद तो हो गया, अब बंद होने के बाद में क्या होता है, कम गुण वाले का अधिक गुण वाले में, अधिक गुण वाले का कम गुण वाले में क्या स्थिति बनती है, तो यहाँ बता रहे हैं, जरा देखिए। बंधेधिकौ, बोलिए, बंधेधिकौ पारिणामिकौ च, पारिणामिकौ च, बंधेधिकौ पारिणामिकौ च, बोलिए। हाँ, अर्थ देखिए, बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च, बंधे बंद हो जाने पर, पिछले सूत्र में हमने बंद करा दिया। हाँ, अगर 2 गुण होते हैं तो उनका आपस में बंद हो जाएगा। अब आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, बंधेधिकौ बंद हो जाने पर, पारिणामिकौ च, अधिकौ जो अधिक गुण वाला है वो पारिणामिक बन जाता है। पारिणामिक का मतलब होता है परिणमन कराने वाला। क्या मतलब हुआ, बंधे मतलब बंद होने पर, अधिकौ पारिणामिकौ च, अधिक गुण वाला पारिणामिक बन जाता है। पारिणामिक का मतलब होता है परिणमन कराने वाला। तात्पर्य ये है, कम गुण वाला जो परमाणु है वो अधिक गुण वाले परमाणु में मिल जाता है। अब इसमें एक ही तो बनना है ना, स्कंद बनना है, तो दोनों स्वतंत्र रूप से रहेंगे तब तो फिर बंध का मतलब ही क्या था। बंध का मतलब क्या होता है, आपस में
मिलना, तो मिलने पर क्या होता है, कोई नई चीज उत्पन्न होगी। तो नई चीज जो स्कंद बनी है वो स्कंद किसके अंतर्गत आएगा? अब देखो, अगर बराबर बराबर वाले होते तो क्या होता? उदाहरण, दोनों में लड़ाई होती। स्निग्ध वाला बोलता, जैसे माना कि 10 गुण स्निग्ध के और 10 गुण रुक्ष के मिलकर के बन गए 20 गुण वाला कोई परमाणु। बंद होता नहीं है, लेकिन एक उदाहरण बता रहे हैं। तो 20 गुण वाला जो स्कंद बना है, तो अब वो 20 गुण वाला क्या कहलाएगा? स्निग्ध कहलाएगा कि रुक्ष कहलाएगा? स्निग्ध वाला बोलेगा नहीं मैं पूरे 20 को मैं लूंगा, रुक्ष वाला बोलेगा नहीं मैं लूंगा। दोनों बोलेंगे भाई दोनों का 50-50% है, तो फिर बराबर कैसे हो पाएगा? तो इसलिए कम गुण वाला जो होता है वो अधिक गुण वाले में परिणमित हो जाया करता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, जैसे माना कि 8 शक्त्यंश या 8 गुण वाला कोई परमाणु है, वो 10 गुण वाले के साथ मिल रहा है, मिलकर के हो गए 18 गुण। तो जो 18 गुण बनेंगे, 10 गुण जिसके थे स्निग्ध के और 8 गुण रुक्ष के थे, तो जो 18 बने वो स्निग्ध के 18 गुण वाला बन गया स्कंद। बंधे बंद होने पर अधिकौ पारिणामिको च, अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने में परिणमन करा देता है। देखते हैं अपन बहुत सारा उदाहरण संसार में, जैसे बहुत सी दुकानों पर गुड़ है या कोई मीठी मीठी वस्तु है वो रखी हुई है। अब गुड़ ओपन है, खुला है, या कहीं पे भी रखा हुआ है, धूल मिट्टी उसमें चढ़ रही है। धूल मिट्टी में तो मीठापन नहीं है ना, लेकिन वो धूल मिट्टी उस गुड़ के ऊपर उस मीठे पदार्थ पर बैठ गई, उस पर चिपक गई, तो अब स्वाद में, गुड़ के स्वाद में धूल मिट्टी का भी मीठा स्वाद आता है। कोई सी भी चीज हो, अपन कुल्फी खाते हैं या कोई भी जो लकड़ी की स्टिक होती है, अगर उसके साथ में अपन कुछ खा रहे हैं तो उसमें भी वो गुण आ जाता है, उसमें भी मीठापन आ ही जाता है। तो अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने अनुसार अपने अंदर परिणमा लेता है। संसार में भी ये देखा जाता है। चलती किसकी ज्यादा है? जिसमें अधिक गुण होते हैं, जिसमें ज्यादा गुण होते हैं। कम गुण वाला तो बेचारा बैठा रहता है, उसकी तो चलनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने तो अपने आप को वहां पर समर्पित कर दिया। होता भी है, ऐसा ही प्रक्रिया है। ऐसे ही परमाणुओं में आपस में समझना चाहिए। एक उदाहरण हमें हमेशा गुरुजी दिया करते थे, बड़े पंडित जी। जैसे किसी ने व्यापार शुरू किया, श्यामलाल और रामलाल ने। श्यामलाल ने लगाया 5 लाख रुपए, रामलाल ने लगाया 10 लाख रुपए। अब दुकान का नाम लिखने की बात आई तो क्या होगा? दुकान का नाम लिखा जाएगा रामलाल एंड कंपनी। क्यों? क्योंकि रामलाल ने 10 लाख लगाए और श्यामलाल ने 5 लाख लगाए। तो अधिक गुण वाला हावी होता है, अधिक पैसे लगाने वाला हावी होता है। ऐसे ही अधिक गुण वाला परमाणु हावी होता है, बड़ा होता है, वो कम गुण वाले को अपने अनुसार परिणमा लेता है। ऐसा ही ये बंद की प्रक्रिया अपन को यहाँ पर समझनी चाहिए। चाहे फिर उस कंडीशन में वो स्निग्ध स्निग्ध हो, चाहे स्निग्ध रुक्ष हो, चाहे रुक्ष स्निग्ध हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नियम जरूरी वहां पर लगेगा कि हाँ, अगर रुक्ष रुक्ष है तब तो जो स्कंद बनेगा वो रुक्ष ही कहलाएगा, स्निग्ध स्निग्ध है तब तो जो स्कंद बनेगा वो स्निग्ध ही कहलाएगा। लेकिन जब स्निग्ध और रुक्ष दोनों में आपस में बंद होगा, तब जो पोजीशन बनेगी, थर्ड पोजीशन, वो किस रूप में बनेगी? जो अधिक गुण वाले की होगी उस। अगर रुक्ष के 20 गुण हैं और अगर स्निग्ध के 18 गुण हैं, तो जो 38 गुण वाला जो स्कंद बनेगा वो बनेगा हमारा कौन सा, क्या कहलाएगा? वो जो परमाणु बनेगा वो कहलाएगा रुक्ष का। क्यों? क्योंकि 20 गुण रुक्ष के हैं। ठीक है, तो इस तरह से ही अपन को यहाँ पर बंदी की प्रक्रिया समझनी चाहिए। समय आपका हो रहा है। आज ये बंदी की प्रक्रिया के अपन ने 5 सूत्र पढ़े हैं। एक बार फिर से इनका हम रिवीजन करते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे। परमाणुओं का आपस में बंध किस अपेक्षा से होता है, कैसे होता है? तो पहला सूत्र यहाँ दे रहे हैं, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है। स्निग्ध और रुक्ष होने से बंध आपस में बंध होता है। कोई भी परमाणु हो, जब वो आपस में बंधते हैं तो उनमें बंधने का मूल कारण है स्निग्ध और रुक्ष बना। और अन्य किसी भी गुण के, गुण तो बहुत सारे हैं,
क्योंकि पदार्थ है, वस्तु है, द्रव्य है, तो गुण तो अनंत हैं, लेकिन उन अनंत गुणों के कारण से या अन्य गुणों के कारण से बंध नहीं होता है। बंध होने का कारण है स्निग्ध और रुक्ष होना। अब किस कंडीशन पे बंध नहीं होता है? देखिए, न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वालों का आपस में बंध नहीं होता। जिन परमाणुओं के शक्त्यंश एक ही होते हैं उन परमाणुओं को जघन्य गुण वाले परमाणु कहा जाता है, और उनका आपस में बंध नहीं होता है। जब उनके शक्त्यंश बढ़ेंगे, 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तब उनका आपस में बंध हो सकता है। लेकिन एक गुण वाले का आपस में या अन्य परमाणुओं के साथ में बंध नहीं होता। गुण साम्य सदृशानाम, गुणों में समानता होने पर, सदृशानाम और सदृश होने पर, एक सरीखे एक जैसे होने पर, अर्थात 2 और 2 गुण वाले हों, 2 वृक्ष वाले हों, 2 और वृक्ष वाले हों, आपस में बंध नहीं होगा। 2 स्निग्ध वाले हों, 2 वृक्ष वाले हों, आपस में बंध नहीं होगा। इवन इतना भी यहाँ पर समझना चाहिए, स्निग्ध और वृक्ष का आपस में बंध बताया, 2 गुण वृक्ष के हैं और 2 गुण स्निग्ध के हैं, तो भी बंध नहीं होगा, क्योंकि गुणों में समानता हो गई, और सदृश होने पर तो होने का सवाल ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति में क्या, किस स्थिति में बंध होता है? द्वैधिकादि गुणानाम तु द्वि अधिक आदि गुणानाम तु, द्वि मतलब 2, अधिक अर्थात ज्यादा होने पर, गुणानाम गुणों के, 2 अधिक आदि गुण होने पर, अर्थात आपस में बंध में 2 गुण अधिक होने चाहिए, तब उनमें आपस में बंध होता है। चाहे वो 10-12 का हो, चाहे 5-7 का हो, चाहे 3-5 का हो, 1-3 का नहीं होगा। हाँ, कहीं आप 2 गुण अधिक लगा करके और 1 का बंद करवा दें, वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं ना कि 1 गुण वाले का आपस में बंध नहीं होता है ना। तो इसलिए कहीं आप 2 के रेशियो में 1 और 3 मत लगाइएगा। जो जघन्य गुण है, 1 गुण है, उसका तो बंध होगा ही नहीं, प्रारंभ होगा 2 से, और उसमें भी 2 अधिक होना अनिवार्य है, आवश्यक है। फिर उसमें ये कंडीशन नहीं रहेगी वो सदृश है या विदृश है, वो सदृश है या विसदृश है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वृक्ष वृक्ष का भी हो सकता है, वृक्ष स्निग्ध का भी हो सकता है, स्निग्ध स्निग्ध का भी हो सकता है, स्निग्ध वृक्ष का भी हो सकता है। कंडीशन सिर्फ 1-2 गुण अधिक होने चाहिए। फिर जब बंध हो जाता है तब क्या होता है? बंधे धिकौ पारिणामिको च, बंधे अधिकौ पारिणामिको च, बंधे मतलब बंध होने पर, अधिकौ अधिक गुण वाला जो होता है वह पारिणामिक हो जाता है, अर्थात कम गुण वाले को वो अपने अनुसार परिणमा लेता है। यूं कहना चाहिए, उन परमाणुओं का आपस में बंध होने पर अधिक गुण वाला परमाणु कम गुण वाले को अपने अनुसार परिणमा लेता है, अपने अनुसार बना लेता है। कम गुण वाला जो परमाणु है वो अधिक गुण वाले में मिल जाता है। इस प्रकार इस 5वें अध्याय में अपन को बंधी की प्रक्रिया समझनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में अपन उन विषयों को समझ करके काल द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, और पर्याय और द्रव्य के गुणों के बारे में समझ करके इस 5वें अध्याय का समापन करेंगे। बस आज इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।